हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी सेल वॉल टॉपिक के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे सेल के कंपोनेंट्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेल का जो आउटर मोस्ट कॉम्पोनेंट होता है सेल वॉल, हमने वो पढ़ लिया था। और आज के सेशन में हम सेल वॉल के अंदर आकर के बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, और यही है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, चलो आ जाओ। अब देखो, ऐसा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें तो हमें पढ़नी ही है और आज ही के इस सेशन में हम पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन इन सबको पढ़ने के पहले मैं आप सभी बच्चों से बोलती हूँ कि बच्चों, आप ना मुझे यहाँ पर एक सेल का डायग्राम या एक स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करके बताओ। यहाँ पर एक सेल बना करके बताओ। तो आप बोलोगे कि मैम कौन सा सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल? तो मैंने आपसे बोला कि जो भी सेल तुमको अच्छा लगता हो, यहाँ पर तुम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ मुझे। जो तुम्हारे मन में आ रहा है सेल, उसका यहाँ पर तुम स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर दो। तो आपने बोला कि मैम हम ना एक यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, आ जाओ कर लो ड्रॉ। तो आप कुछ इस तरीके से बेटा यूकैरियोटिक सेल बनाने की शुरुआत करोगे, ठीक है। आप जो है सबसे पहले साइटोप्लाज्म बना दोगे। ये देखो, कुछ इस तरीके से आपने क्या करा, साइटोप्लाज्म बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि आप बना रहे हो यूकैरियोटिक सेल, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पर आपने बना दिया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। और क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, इस सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी डाल दोगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और भी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये तो आपने कहा कि मैम देखो, हमने एक बढ़िया सा प्यारा सा यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमने आपको ड्रॉ करके बता दिया। ओके, गुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सवाल यह है बेटा कि जब आप इस यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहे थे, जब आप इसके स्ट्रक्चर को बना रहे थे, तो आपने इस स्ट्रक्चर को बनाने की शुरुआत कहाँ से करी? स्टार्ट आपने कहाँ से किया? तो आपने कहा कि मैम हमने साइटोप्लाज्म बनाया, न्यूक्लियस बिठाया, सेल ऑर्गेनल्स भी बना दिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आपने इस स्ट्रक्चर को बनाने की शुरुआत कहाँ से करी? सबसे पहला पार्ट आपने क्या बनाया? तो आप बोलोगे कि मैम सबसे पहले हमने ये सेल का कवर बनाया था। ये कवरिंग दिख रही है, ये हमने सबसे पहले इसी को ड्रॉ किया था। फिर इसके अंदर हमने सेल के बाकी कंपोनेंट्स बनाए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले हमने ये कवर बनाया था, सबसे पहले हमने ये कवरिंग ड्रॉ करी थी। एग्जैक्टली। तो ये जो आपने सबसे पहली कवरिंग बनाई, जो आपने सबसे पहले कवर बनाया ना बेटा, इसी को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बड़ी डेलिकेट सी, बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती है ये मेम्ब्रेन। आज के इस सेशन में ना मैं आपको एक सिमुलेशन भी दिखाऊंगी, क्योंकि देखो मुद्दा ये है कि आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में ना चीज़ें बैठ जानी चाहिए। तो आज के सेशन में आपको एक सिमुलेशन भी देखने को मिलेगा, आपको मज़े आएगी, ठीक है। वो सिमुलेशन है किसके ऊपर, वो भी सुन लो। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के ऊपर है। तो इसके फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे, ठीक है। और अब जो है हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। इसका एक और नाम होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है, इसको अपन प्यार से
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे कि हर किसी का एक घर का नाम होता है ना, जैसे कि मेरा बाहर का नाम विभूति है, घर में मुझे विब्बू बोलते हैं, चिकू बोलते हैं, है ना, तो ऐसे नाम होते हैं। तो वैसे ही ये जो आपने यूकैरियोटिक सेल की जो सबसे पहली कवरिंग बनाई है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बोलोगे कि मैम ये याद रखें या ये याद रखें? दोनों ही नाम याद रखने होंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, दोनों ही नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो इस लेवल पर हम सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए जो हम सबसे पहली कवरिंग बनाते हैं उसे हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। बेटा सबसे पहली कवरिंग मतलब, सबसे पहली कवरिंग का मतलब क्या है, मेरी बातों को ध्यान से समझना, कि किसी भी सेल को ड्रॉ करने के लिए जो हम पहली कवरिंग बनाते हैं, जिसके अंदर फिर हम सेल के बाकी कंपोनेंट्स रख देते हैं, उस पहली कवरिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम आपने ऐसा क्यों बोला कि एक वो पहली कवरिंग जिसके अंदर फिर हम बाकी सेल ऑर्गेनल्स रखते हैं? क्योंकि बेटा पहली कवरिंग तो फिर आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी ना, सेल वॉल, प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, उनमें तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, वो वाली कवरिंग क्या होती है, सबसे बाहर वाली, सेल वॉल। तो फिर सेल मेम्ब्रेन कहाँ आएगी, सेल मेम्ब्रेन कहाँ आएगी? इसलिए मैंने बोला कि किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते टाइम जो हम पहली कवरिंग बनाते हैं, जिसके अंदर फिर हम सारे सेल कंपोनेंट्स को डाल देते हैं ना, उस कवरिंग को हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा रुको, जैसे जैसे हम सेशन में प्रोसीड करेंगे आपको सारी बातें एकदम क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मैम चलो हमने ये तो यूकैरियोटिक सेल बनाया था, ठीक है, और हमने मान लिया कि चलो यूकैरियोटिक सेल में ये जो कवरिंग है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बट व्हाट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स, उनमें क्या होता है, उनमें होती है कि नहीं होती है? जैसे कि हमने देखा था कि एनिमल सेल्स के पास जो ना सेल वॉल नहीं होती है, बाकी बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल्स और फंगल सेल्स में जो है ना सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का भी ऐसे ही कुछ है क्या? नहीं। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है बेटा, ये एक ऐसी सेल की कवरिंग है जो हर लिविंग सेल में पाई जाएगी। हर लिविंग सेल की यहाँ पे बात हो रही है। आज के इस सेशन में मैं जो भी वर्ड बोल रही हूँ ना बेटा, हर एक वर्ड तुम्हारे लिए जरूरी है, किसी भी वर्ड को स्किप मत कर देना कि सेल बोला और लिविंग सुनना रह गया। हाँ, लिविंग सेल दोनों जो है ना कान में जाना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए। मैंने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी कवरिंग है जो हर एक लिविंग सेल में पाई जाएगी, चाहे फिर वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे फिर वो यूकैरियोटिक हो, चाहे फिर वो प्लांट सेल हो, फिर वो चाहे एनिमल सेल ही क्यों ना हो, हर एक लिविंग सेल में बेटा तुमको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ही मिलेगी। फिर क्या होता है, फिर कुछ सेल्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं मिलती, और बाकी सेल्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें कि सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल के ऊपर आप ये बोल सकते हो कि हाँ इसमें नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के लिए आप नहीं बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन के लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, छोटे बड़े मोटे लंबे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जो भी दुनिया का सेल क्यों ना हो, लिविंग सेल, हर एक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ही मिलेगी। और क्योंकि ये हर एक लिविंग सेल में हमें मिलती है, तो इसीलिए ये हमारे लिए सेल वॉल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब सेल वॉल भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 9th के लेवल पर ना हम, इनफैक्ट 11th के लेवल पर भी हम बहुत ज़्यादा सेल वॉल के ऊपर बात नहीं करते हैं। ज़्यादा बात हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही करते हैं। क्यों? हर एक लिविंग सेल में मिल रही है ना। अगर आपको याद हो तो जब हम पढ़ रहे थे सेल की डिस्कवरी, कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक सर ने करी थी, है ना। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि माना कि सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक सर को जाता है, पर उन्होंने जो सेल्स डिस्कवर करे थे वो कैसे थे, डेड सेल्स थे। याद आया कि उन्होंने जो कॉर्क की पतली सी स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके ऑब्जर्व करा था, और उनको दिखा था कि यार इसमें क्या है, कुछ खाली खाली कमरे हैं, कंपार्टमेंट्स हैं,
और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल्स नाम दे दिया। लेकिन वो कमरे, वो सेल्स कैसे थे बेटा? खाली थे। खाली क्यों थे? क्योंकि वो डेड सेल्स थे। तो एक्चुअली सर रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे जो ऑब्जर्व किया था बेटा, वो क्या था? वो था सेल वॉल। कॉर्क के जो डेड सेल्स थे ना, उनकी सेल वॉल सर ने ऑब्जर्व करी थी सबसे पहले, कुछ इस तरीके से। ये जैसे कि सपोज ये कॉर्क की वही पतली सी स्लाइस है और ये उनको ऐसे डेड सेल्स देखने को मिले थे। और डेड सेल्स मतलब क्या? मरे हुए सेल्स हैं, अंदर कोई भी जो है ना लिविंग कंपोनेंट नहीं होगा सेल का। तो सिर्फ बाहर क्या थी? सेल वॉल थी। सिर्फ बाहर क्या थी? सेल वॉल थी। तो एक्चुअली सर ने सबसे पहले सेल वॉल को ही देखा था। समझे? याद आया? ये अपन पढ़ चुके हैं। आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि जो कॉर्क के सेल्स थे वो डेड सेल्स थे, अंदर का कुछ भी लिविंग कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होंगे, ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, सिर्फ सेल वॉल होगी, जिसको उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था। तो मैं बस आपको यहां पर इतना बताना चाहती हूं बेटा कि सेल मेम्ब्रेन बड़ी जरूरी चीज है। हर लिविंग सेल में ये पाई जाती है, चाहे वो कोई से भी टाइप का सेल क्यों ना हो, बस लिविंग सेल होना चाहिए, क्योंकि डेड सेल में नहीं रहेगी, है ना। ये जो कॉर्क के जो सेल्स थे, यहाँ पर रॉबर्ट हुक सर ने क्या देखा था? सेल वॉल देखी थी, सेल मेम्ब्रेन नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग सेल्स में पाई जाती है, डेड सेल्स में नहीं पाई जाती। काफी थिन और इलास्टिक और काफी फ्लेक्सिबल सी, डेलिकेट सी ये मेम्ब्रेन होती है। आ जाओ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब में पाई जाएगी। And it separates the inner part of the cell from the external environment. मान लो बेटा ये क्या है? ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। इसके आसपास, मतलब इसके बाहर कुछ ना कुछ इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। अरे बेटा ये क्या है? ये मान लो कि एक एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में हमने अभी देखा कि सिर्फ कवरिंग के नाम पर जो है ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नहीं होती, हमें ये चीज़ पहले से पता है। तो ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, ये एक एनिमल सेल है, और इसके बाहर कुछ ना कुछ इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो होगा, है ना। एनवायरनमेंट में हो सकता है कि कुछ फ्लूइड वगैरह हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो सेल के बाहर हो। इंट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के अंदर हो। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा, यहाँ पर एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जो फ्लूइड या जो भी चीज सेल के बाहर हो, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो चीज सेल के अंदर उसको अपन क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर। तो हो सकता है कि यहां पर क्या हो? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो। तो आप खुद यहां पर देख सकते हो कि सेल के अंदर का जो पूरा कंटेंट है वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेटेड है, अलग अलग है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसकी मिक्सिंग हो रही है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ, नहीं, ये अलग अलग है, सेपरेटेड है। किसके कारण सेपरेटेड है? तो बिकॉज ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, कि सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है ना, वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके कौन रखती है? कि सेल मेम्ब्रेन रखती है। समझे? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एंड इट सेपरेट्स द इनर पार्ट या इनर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप बोलोगे कि मैम चलो ये तो आपने एनिमल सेल का एग्जांपल दिया, बाकी जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स, वो बैक्टीरियल सेल्स और वो फंगल सेल्स, उनमें तो सेल वॉल भी होती है आउटर मोस्ट कवरिंग के नाम पर, वो भी तो करेगी ना सेल के अंदर के कंटेंट को और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग अलग। हाँ, कई हद तक कर सकती है, लेकिन याद करो हमने सेल वॉल के लिए पढ़ा था कि सेल वॉल एक ऐसी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो एक खड़ूस से वॉचमैन जैसी होती है, कि कहने को वॉचमैन अंकल बैठे तो होते हैं बिल्कुल गुस्से में, और गुस्से में सबको देख रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को रोकते नहीं है कि कोई भी सोसाइटी के अंदर आ रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है, किसी भी समय आना जाना चल रहा है, वो रोकते नहीं है किसी को, बस मुंह बना करके बैठे रहते हैं। सेल वॉल भी ऐसे ही होती है कि रिजिड होती है, डेफिनेट शेप दे देगी सेल को, लेकिन सेल के अंदर कौन आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, वो किसी को रोकती टोकती नहीं है। कि मान लो कि अगर एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल बैठा हुआ है सेल के, मान लो कि सेल के बाहर एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि यार मुझे तो ना सेल के अंदर जाना है, तो सेल वॉल बोलेगी जाओ,
मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो कौन हूँ, मैं तो गुस्से वाली वो हूँ, वॉचमैन भैया हूँ, मैं देखूंगी तुमको, मैं घूरूंगी, लेकिन मैं तुमको रोकूंगी नहीं। तो टॉक्सिक मॉलिक्यूल बोलेगा वाह क्या बात है, कहने को आउटर मोस्ट कवरिंग रिजिड है, सेल को जो है ना एक डेफिनेट शेप दे रही है, लेकिन रोक किसी को नहीं रही है, क्या बात है। तो वो मस्त क्या होगा, टॉक्सिक मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस करके वो सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन आएगी। भाई सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने पढ़ा ना कि हर लिविंग सेल में होती है। तो सेल वॉल को टॉक्सिक मॉलिक्यूल ने क्रॉस कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल सेल के और अंदर आता, उसका सामना हुआ किससे, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन ने बोला कि ओ ये कहाँ कहाँ, तो मॉलिक्यूल बोला कि यार तुम कौन हो, है तुम तो जो है ना सेल वॉल के अंदर पाई जा रही हो मेम्ब्रेन, तुम तो आउटर मोस्ट कवरिंग हो भी नहीं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी सेल वॉल, उसने तो हमको नहीं रोका, फिर तुम कौन होती हो रोकने वाली। तो सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया मैं सेल मेम्ब्रेन हूँ, माना कि मैं सबसे बाहर नहीं पाई जा रही हूँ कुछ सेल्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम नहीं करूंगी। हो कौन तुम, तो उसने बोला मैं टॉक्सिक मॉलिक्यूल हूँ, सेल की बैंड बजा दूंगा। तो सेल मेम्ब्रेन बोलती है शट अप, निकलो यहाँ से बाहर, खबरदार जो सेल के अंदर घुसने की तुमने कोशिश करी है। तो टॉक्सिक मॉलिक्यूल बोलते हैं कि यार यार ये क्या बात हुई। तो सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सिलेक्टिवली परमिएबल हैं। वहीं क्या था, सेल के बाहर पानी था। मेरी बात समझना, टॉक्सिक मॉलिक्यूल को तो सेल मेम्ब्रेन ने भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से, दिखाई मत देना, अब दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। फिर हुआ क्या, सेल के बाहर पानी का एक मॉलिक्यूल था, पानी था, वो पानी चाहता था कि वो सेल के अंदर आ जाए। तो पानी ने सेल वॉल को बोला कि मे आई कम इन। तो सेल वॉल बोलती है कि जो करना करो, मुझे क्या मतलब। फिर वो पानी सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आया, उसका सामना वो सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन ने बोला कि मुझे सेल मेम्ब्रेन को पानी ने बोला कि मुझे अंदर जाना है। तो सेल मेम्ब्रेन बोलती है अच्छा तुम कौन हो, तुम पानी हो, अच्छा तुम्हें अंदर जाना है, चलो ठीक है आ जाओ। इतने में क्या हुआ कि वो जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल था ना, उसका दिमाग खराब हो गया। वो बोलते हैं कि यार ये क्या बात होती है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन, तुमने मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया, और ये जो पानी है ये जो है ना मस्त तुमको क्रॉस करके जा रहा है, ये क्या बात हुई, डिस्गस्टिंग। तो सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया मैं सेल मेम्ब्रेन हूँ, मैं सेल वॉल की तरह कंप्लीटली परमिएबल नहीं हूँ, मैं सिलेक्टिवली परमिएबल हूँ। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, वो चुन चुन के चीज़ों को अंदर आने देगी सेल के, और चुन चुन के चीज़ों को सेल के बाहर जाने देगी। ऐसे ही मुंह उठा करके कोई भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं आ सकता, और ना ही कोई मुंह उठा करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया मैं सेल वॉल की तरह नहीं हूं कि बस देख के बैठ के बस देखती रहूं ना, मैं पूरा हिसाब किताब लिखूंगी कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, कितना आ रहा, कितना नहीं जा रहा, और कौन आ रहा है, कौन किसको आना है, किसको नहीं जाना है, सब मैं हिसाब किताब पूरा जो ना लिख के बैठती हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं सिलेक्टिवली परमिएबल हूँ, मैं ऐसे किसी को नहीं आने दूंगी मुंह उठा करके। तो टॉक्सिक मॉलिक्यूल बोला कि अच्छा पानी का बड़ा काम था। तो सेल मेम्ब्रेन बोली कि ऑब्वियसली सेल के अंदर तो पानी का काम होगा ना, सेल के अंदर पानी की कमी थी इसलिए पानी को मैंने आने दिया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी सेल के अंदर, तुम तो जो ना सेल की बैंड बजाते अंदर आकर के, इसलिए तुमको नहीं आने दिया। तो टॉक्सिक मॉलिक्यूल बोलता है ओह अब समझ में आया। तो यहां से हमको एक और पॉइंट समझ में आया कि ये क्या होती है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि चुन चुन की चीजों को अंदर सेल के जाने देगी और चुन चुन की चीजों को सेल के बाहर आने देगी। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा करके आ रहा है जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। So the plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. चुन चुन के सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही या मटेरियल्स को ही क्या करेगी, सेल के अंदर बाहर करने देगी। It also prevents movement of other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane. In case of plant cells, bacterial cells and fungal cells, it lies beneath the cell wall. मतलब कि इन तीनों टाइप के सेल्स में सेल वॉल के अंदर या नीचे की तरफ रहेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि पहले सेल वॉल होगी फिर उसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल तो होती नहीं है, ले दे करके प्रोटेक्टिव कवरिंग के नाम पर केवल सेल मेम्ब्रेन ही होती है। अच्छा भी है, क्यों, क्योंकि भाई वो है ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन
किसकी बनी होती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब भी किसी चीज़ के बारे में कोई बात बताने के लिए होती है, तो कई सारे लोग आकर के अपनी अपनी राय देते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में भी देखा होगा कि सपोज कोई काम करना है ना, तो घर के हर सदस्य आकर के जो है अपनी अपनी राय देगा कि सुनो इसको ऐसा कर लो, सुनो इसको ऐसा कर लो, ने एक काम करो इसको करो ही मत, है ना। ऐसे सबकी राय मिलती है। वैसे ही जब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की बारी आई, तो कई सारे साइंटिस्ट लोग आए और सबने अपने अपने मॉडल प्रपोज करे कि देखो भाई सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ऐसी होती है। लेकिन हमें सारे मॉडल्स के बारे में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक ऐसे मॉडल की बात करनी है जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा ना उसको एक्सेप्टेंस मिली, खुले हाथ से लोगों ने स्वीकारा कि हाँ भैया ये मॉडल बहुत ही जेन्युइन सा है, बहुत ही लॉजिकल सा है, वाकई में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जैसा कि इस मॉडल में बताया गया है। और वो मॉडल था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। कहाँ गया? ये रहा। उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो दिया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर के, सिंगर एंड निकल्सन, इन 1972। बहुत सारे और भी मॉडल आए थे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहला ही जो मॉडल आया उसी में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना सही सही एक्सप्लेन हो गया। और भी कई सारे आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल था वो यही था, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था 1972 में। यहाँ पर जो फ्लूइड वर्ड है बेटा, अच्छा रुको, उसके भी पहले अब ये जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था जो इन दोनों ने मिलकर के दिया था, इस मॉडल में बोला क्या गया? इस मॉडल में ये बोला गया कि भैया जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन थोड़े से कम होते हैं। उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में चीज़ नहीं दी हुई है, थोड़े बहुत ना कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन ठीक है 9th क्लास के लेवल पर आप ये मान सकते हो कि हाँ भाई इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। अच्छा, लिपिड्स भी कौन से? लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, आप बोलोगे कि मैम ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? तो बेटा लिपिड का मॉलिक्यूल जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। लिपिड का मॉलिक्यूल जिसमें कि ऐसे लिख लो, जिसमें कि ऐसे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसको अपन बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड, लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस मॉडल ने बोला था कि भाई सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड की एंड प्रोटीन्स की, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। लिपिड्स भी कौन से? फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब सुनो, इस मॉडल में जो फ्लूइड वर्ड है ये है लिपिड के लिए, और ये जो मोज़ैक वर्ड है ये है प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। चलो मान लिया कि इस मॉडल में बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की, पर फिर मॉडल को ये नाम क्यों दिया गया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल? क्योंकि फ्लूइड वर्ड दिया गया था लिपिड के लिए, मोज़ैक वर्ड दिया गया था प्रोटीन्स के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम समझ में नहीं आया, क्या मतलब है? तो मेरी बात सुनो बेटा, इस मॉडल में सिंगर एंड निकल्सन ने बताया था कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है ना, एक्चुअली वो फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स की बनी होती है। मतलब ठीक है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड्स एंड प्रोटीन से, पर वो भी कैसे, और डिटेल में उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर से बनी होती है। एक नहीं 2 लेयर होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, और वो 2 लेयर किसकी होती हैं? लिपिड्स या टू बी मोर स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड्स की। और ये जो लिपिड्स की जो बाय लेयर है, बाय लेयर का मतलब क्या है बेटा? बाय मतलब यहाँ पर वो वाला बाय भी नहीं, बाय मतलब यहाँ पर होता है 2। तो ये जो लिपिड्स की जो बाय लेयर है इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं मोज़ैक मैनर में। मोज़ैक का मतलब समझते हो कि सपोज मेरे पास वो होती ना टाइल्स या स्टोन्स बोलो, मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स थे, ठीक है, और उन स्टोन्स को मैंने अलग अलग कलर कर दिया। किसी को मैंने रेड करा, किसी को मैंने ग्रीन करा, किसी को मैंने पर्पल, ब्लैक, वाइट, कुछ इस तरीके से मैंने स्टोन्स को पूरा कलर करा। और कलर करके मैंने क्या करा, उन स्टोन्स को मैंने इकट्ठा करा
ठीक है, इकट्ठा करा और उनसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, कुछ मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक पेंटिंग बनाने की मैंने कोशिश करी। कैसे? डिफरेंट कलर के स्टोन्स को मैं लेकर के आई, उनको मैंने आपस में ऐसे जोड़ने की, चिपकाने की कोशिश करी, तो उसको अपन बोलते हैं मोज़ैक। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मोज़ैक का मतलब आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ कैसे मतलब इस्तेमाल हो रही है, तो सिंगर और निकलसन ने बताया कि भाई लिपिड्स की वो जो बाय लेयर होती है, जो वो 2 लेयर होती है, उन दोनों लेयर में मोज़ैक फॉर्म में क्या होता है, वो प्रोटीन जैसे पड़े रहते हैं। मतलब लिपिड की 2 लेयर हो गई और उन दोनों लेयर्स पे क्या होता है, ऐसे प्रोटीन पड़े रहते हैं मोज़ैक मैनर में। तो इसलिए नाम पड़ गया क्या, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। आप बोलोगे कि चलो मैम ठीक है, समझ में आ गया, मोज़ैक मतलब प्रोटीन मतलब समझ में आ गया, लेकिन ये फ्लूइड मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली देखो होता क्या है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो थोड़ी सी फ्लूइड होती है नेचर में। फ्लूइड का मतलब क्या है, जो चीज़ फ्लो कर पाए। अब आप बोलोगे कि मैम सेल मेम्ब्रेन नेचर में फ्लूइड होती है, फ्लूइड मतलब जो चीज़ फ्लो कर पाए, इसका मतलब अपनी सेल मेम्ब्रेन बह जाती है क्या? सेल मेम्ब्रेन बहती नहीं है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, जेली खाई है आप लोगों ने, जेली 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 और पानी दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। भाई पानी को बहा दो तो वो बह जाएगा, जेली को भी अगर आप ऐसे बर्तन को उल्टा करोगे तो वो धप्पे से नहीं नीचे गिर जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है कि जेली को अगर आप फोर्स लगाओगे तो फिर भी वो खिसक जाएगी, अपनी जगह से फ्लो कर जाएगी। लेकिन पानी तो ऐसा है कि जरा सा ऐसा ग्लास टेढ़ा हो जाए तो पानी बह जाता है। तो कुछ जेली लाइक ही होती है क्या सेल मेम्ब्रेन की? कहने को नेचर में फ्लूइड होती है, वो कहने को नेचर में सेल मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लूइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बह जाए, है ना। मतलब जेली लाइक, कि जेली भी काफ़ी सॉफ्ट सी होती है, जैसे लिक्विड सी होती है, पर वो बहती तो नहीं है ना। ये एक रिजेम्बलेंस मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए कि माना कि सेल मेम्ब्रेन नेचर में फ्लूइड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बह जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी मिली कि हाँ, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में क्या बोला गया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाय लेयर की बनी होती है और उसके ऊपर प्रोटीन्स जो है पड़े रहते हैं मोज़ैक मैनर में, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, वो भी पता है 2 तरह के होते हैं। प्रोटीन्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब प्रोटीन भी 2 तरह के हो गए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब इसका क्या मतलब है वो समझाने के लिए सबसे पहले मैं लिपिड बायलेयर बनाती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं प्रोटीन डालती हूँ, फिर इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये पता है क्या है, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। भाई हमने देखा ना कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, लिपिड में भी कौन, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। यानी कि ऐसे कई सारे फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इकट्ठा हो करके क्या करते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, है ना। ऐसे कई सारे, ये तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक के बाद एक अरेंज होते हैं। सबसे पहले वो 2 लेयर बनाएंगे, फिर वो 2 लेयर क्या करेंगे, मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बनाएंगी, फिर ऊपर प्रोटीन्स आ जाएंगे, है ना, लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपको ये उसका हेड दिख रहा होगा और ये ऐसी पूंछ जैसी दिख रही होगी, टेल जैसी दिख रही होगी। ये जो हेड है ना बेटा, इसको पानी से प्यार होता है, ये वाटर लविंग होता है। और ये जो टेल है उतना ही इसको पानी से नफरत है। नफरत भी नहीं बोलेंगे, इसको घबराहट है कि भैया पानी के पास हमको मत भेजो, हम डर जाते हैं बिल्कुल ही। ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आकर के इकट्ठा होते हैं, लिपिड की 2 लेयर बन जाती है ना, और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक हेड होता है, एक टेल होती है। टेल वाटर से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक उसको अपन बोलते हैं, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब उसको पानी से प्यार है। मतलब टेल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड है ये बोलता है कि भाई देखो हमको तो पानी से मोहब्बत है, तो जहाँ पानी है वहाँ पर हमको तुम रख सकते हो, हमको दिक्कत नहीं है। वहीं जो टेल है, टेल बोलेगी कि ओ माय गॉड, मुझे तो पानी से वो है, डर है, प्लीज़ जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर मुझे मत भेजना। अब बड़ी मुसीबत है। क्यों बड़ी मुसीबत है? जैसे कि मान लो कैसे बनाऊँ, रुको,
ये है सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये है सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल का साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, ये सेल के बाहर का मतलब वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और प्रॉब्लम क्या है कि सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, पानी है, सेल के साइटोप्लाज्म में पानी है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बेटा वहां भी पानी है। तो अब जो हम लिपिड की 2 लेयर बनाएंगे उनमें हम लिपिड के मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से रखेंगे। लिपिड की जो हम यहाँ पर लेयर बनाएंगे ना 2 लेयर, उनमें हम लिपिड के मॉलिक्यूल्स को हमें ऐसे रखना होगा कि सिर्फ लिपिड के मॉलिक्यूल्स का जो हेड है उनको पानी मिले और जो टेल है उनको पानी से हम दूर रखें, क्योंकि पानी को टेल से डर है। नहीं, पानी को नहीं, टेल को पानी, उल्टा बोल दिया मैंने, टेल को पानी से डर है, हेड को पानी से मोहब्बत है। तो हमें सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के मॉलिक्यूल्स को कुछ ऐसे रखना होगा कि उनका जो हेड है वो पानी की तरफ आए, जो टेल है वो पानी से दूर रहे। तो हम कुछ ऐसे रख सकते हैं, यहाँ देखो कुछ ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा बड़ा हो गया, रुको, लाइक दिस। जैसे कि एक मॉलिक्यूल हो गया लिपिड, फॉस्फोलिपिड का, और इसके सामने एक और मॉलिक्यूल। कैसे, देखो, अगर तुम इस लिपिड की मॉलिक्यूल की बात करो, इसका हेड पानी को पसंद करता है, टेल पानी को पसंद नहीं करती, ठीक है। तो देखो हमने इसके हेड को कहाँ रखा है, इसके हेड को हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास रखा है जहां पर पानी है, और टेल को कहाँ रखा है, फ्लूइड से दूर। सिमिलरली जो इसके ऑपोजिट में दूसरा लिपिड का मॉलिक्यूल है, जरा तुम उसका हेड देखो कहाँ है, साइटोप्लाज्म के पास, जिसमें क्या है, पानी है, क्योंकि हेड को तो पानी से प्यार है ना, तो वो तो रह सकता है पानी के पास, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। और जो टेल है वो देखो कहाँ है, साइटोप्लाज्म से दूर, पानी से दूर। तो कुछ इस तरीके से बेटा प्लेसमेंट होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन में। और देखो, और देखो, लाइक दिस, लाइक दिस, ये दिख रहा है ये। और देखते ही देखते क्या चल रहा है बेटा, जरा नोटिस करो, देखते ही देखते यहाँ पर लिपिड की 2 लेयर बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है, हैं? देखते ही देखते यहाँ पर लिपिड की देखो 2 लेयर बनती जा रही कि नहीं बनती जा रही है। एक लेयर तो ये वाली हो गई, एक लेयर तो ये वाली हो गई, ये वाली, ये वाली लेयर दिख रही है, ये वाली, और दूसरी लेयर ये वाली है, ये देखो ये वाली, दूसरी लेयर ये वाली है, ये पूरी और भी कंप्लीट होगी बेटा, पूरी जाएगी, वो तो टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए मैं पूरा बना नहीं रही हूँ। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हाँ, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं 2 लेयर्स में, इसलिए क्या बनती है, लिपिड बायलेयर बनती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है, लिपिड बायलेयर। दिस इज व्हाट, लिपिड बायलेयर। कि 2 लेयर, क्या हुआ, 2 लेयर बननी है लिपिड की, लिपिड के मॉलिक्यूल्स की, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। कैसे बनी, ऐसे बनी। ध्यान बस इतना रखना होता है कि भैया हर एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का जो हेड है उसको पानी मिले और जो टेल है उसको पानी से दूर रखा जाए। तो कुछ इस तरीके का आप बोल सकते हो कि अरेंजमेंट या अलाइनमेंट जो है बनता है, ठीक है। तो लिपिड बायलेयर का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन्स के लिए ना आप यहाँ पर देखना, ये दिख रही है आपको लिपिड की बायलेयर, यहाँ पर मतलब और आपको और मतलब क्लैरिटी मिलेगी लिपिड बायलेयर को लेकर के। देखो पहली लेयर ये हो गई, ये कलर नहीं दिख रहा होगा तुमको, ये देखो पहली लेयर ये हो गई फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और ये हो गई दूसरी लेयर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो लिपिड बायलेयर बन गई। अब देखो यहां पर आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ये दिख रहे हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये तो सिंगर और निकल्सन ने यही तो बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना
वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है कि लिपिड की ये 2 लेयर बन गई और उनमें प्रोटीन्स जो हैं ऐसे मोज़ैक मैनर में पाए जाते हैं। तो ये देखो प्रोटीन दिख रहा है, ये देखो ये प्रोटीन, ये है प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब बात आती है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की कि मैम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। आपने कहा था 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इसका क्या मतलब है, तो सुनो, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन की ये लिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड हो। होने का मतलब होता है बेटा धसा होना। तो वो प्रोटीन या वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो लिपिड की इस बाइलेयर में कंप्लीटली पूरे तरीके से या थोड़े बहुत तरीके से, थोड़ा बहुत क्या हो, वो धसे हुए हो, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जैसे कि आप ये वाले प्रोटीन को देखो, ये पूरे तरीके से क्या है, ये पूरे तरीके से लिपिड बाइलेयर में धसा हुआ है। अगर आप ये वाले प्रोटीन को देखोगे, ये वाले प्रोटीन को, तो ये भी धसा हुआ है लिपिड बाइलेयर में, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, है ना, ये पार्शियली एम्बेडेड है। कंप्लीटली धसा होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल अंदर ही घुस गया प्रोटीन मॉलिक्यूल, और पार्शियल होने का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत हिस्सा उसका लिपिड बाइलेयर में और थोड़ा बहुत हिस्सा आपको उसके ऊपर ऊपर भी दिख रहा है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है कि कुछ हिस्सा अंदर है, कुछ हिस्सा बाहर है। तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनको हम बोल देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और वहीं कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर में, मतलब बस ऊपर ऊपर से जो है ना ऐसे रखे रहेंगे लिपिड बाइलेयर के ऊपर, धसे हुए से नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो अगर आप ये वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल को देख लो, मान लो ये वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ है लिपिड बाइलेयर पे, धसा नहीं है ना कंप्लीटली, ना आप बोल सकते हो कि पार्शियली, बस पड़ा हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब समझ में आया। इंट्रिंसिक का वो मतलब ये है कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कंप्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड हो लिपिड बाइलेयर में, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो होते हैं जो बस सुपरफिशियली लिपिड बाइलेयर के ऊपर रखे हुए हो, पड़े हुए हो, प्रेजेंट हो, सुपरफिशियली प्रेजेंट हो। ठीक है, आज इसको अपन रीड कर लेते हैं। The phospholipid bilayer forms highly viscous fluid in which 2 type of protein molecules, intrinsic and extrinsic, are organized into mosaic manner. Intrinsic proteins are embedded in the bilayer completely or partially, and extrinsic proteins lie superficially कि बस वो ऊपर ऊपर पाए जाते हैं। ओके, तो हमको सेल मेम्ब्रेन का बेसिक जो पॉइंट्स हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, अकरेंस क्या है उसकी, वो समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके अलावा हमें सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, अब हम और आगे की बात करते हैं। आगे की बात मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस तो मतलब कई सारे हैं। इनफैक्ट जब आप 11th में जाओगे तो आपको इसके और भी कई सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन 9th के लेवल पर हम उतने ही फंक्शंस पढ़ेंगे जितना कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है और जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। आज मैं आपको एनसीईआरटी भी यहाँ पर रीड करवा दूंगी। ठीक है, कि आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है बेटा, उनमें पहला या बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कहीं दिया होगा ये कि इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट। जैसा कि हमने बोला कि सेल वॉल तो कतई जो है ना, मतलब ऐसा है कि कोई भी आए जाए मुझे क्या मतलब है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, चुन चुन के चीज़ों को सेल के अंदर आने देगी और बाहर निकलने देगी। तो किस तरीके से सब्सटेंसेस या मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आते हैं या सेल के बाहर निकलते हैं, हमें वो सीखना होगा कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमें वो सीखना होगा। आ जाओ मैं आपको सिखाती हूँ। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। सो ट्रांसपोर्टेशन
अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन, हाँ, किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, चीज़ें आती हैं सेल के अंदर बाहर निकलती हैं, वो सब हमको पढ़ना है। दो तरीके होते हैं बेटा, दो तरीके होते हैं। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बात करेंगे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और अमीबा का एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है। मैंने आपसे पहले कहा था कि अमीबा के बारे में हम 9th में भी और बात करेंगे और 10th में भी जाकर के हमें थोड़ी बहुत बात करनी होगी अमीबा के ऊपर, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो ये तीन तरीके से आप बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप जाकर के पढ़ोगे कहाँ, 11th में, यदि आपने 11th 12th में बायोलॉजी लिया तो, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो होता क्या है कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जिनको कि अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, सेल मेम्ब्रेन को यदि क्रॉस करना है तो उसके लिए ना एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। बस अभी के लिए इतना जान लो 9th के लेवल पर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जिसमें कि कुछ मॉलिक्यूल्स को, सर्टेन मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंसेस को यदि सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना है तो इसके लिए थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब यदि एनर्जी खर्च करनी पड़ रही तो हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ होती तो है ये प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक्टिव प्रोसेस नहीं होती, होती है ना, लेकिन एनर्जी खर्च हो रही है ना, एटीपी खर्च हो रहा है, छोड़ो कौन पढ़े 9th के लेवल पर, पढ़ेंगे 11th में जाकर के। अभी तुम यहाँ देख लो, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, एनर्जी खर्च हुई। वहीं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये उसका उल्टा होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलता है कि भैया हम तो खुद ही क्या है, भिखारी टाइप के हैं, मतलब हमारे पास तो खुद ही पैसा नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है इसका मतलब क्या कि यदि सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को या मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो वो करें, एनर्जी का खर्चा यहाँ पर नहीं होने वाला। सो नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कोई एनर्जी खर्च नहीं होने वाली है। तो आप बोलोगे कि मैम देखो एनर्जी या तो क्या हो, एनर्जी का खर्चा हो, है ना, या तो एनर्जी का खर्चा हो, खर्चा करके जो है ना चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो समझ में भी आता है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बिना एनर्जी को खर्च करे, हैं, बिना एनर्जी को खर्च करे, एक्सपेंड करे, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब्सटेंसेस क्रॉस कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो बेटा पॉसिबल होता है कि जब सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कैसे, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब किसी सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का बेटा जब मूवमेंट होता है अलोंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो फिर एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने का मतलब क्या होता है? तो मेरी बात समझो, इसको मैं ऐसे समझाती हूं। सपोज ये एक पहाड़ी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाती हूं मैं, ये एक पहाड़ी है, दिख रही है पहाड़ थी, तुम यहां खड़े हो, या इसको और थोड़ा ठीक करते हैं, तुम यहां खड़े हुए हो, तुमको जाना कहाँ है? तुमको जाना यहाँ है, ये तुम्हारी टारगेट है साइट, तुम्हारी टारगेट साइट है, तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अगर तुम ग्राउंड लेवल से कंपेयर करोगे अपनी हाइट को, यदि तुम ग्राउंड लेवल से कंपेयर करोगे, ग्राउंड लेवल है, तो अभी तुम यहाँ पर जहाँ पर हो, यहाँ पर ग्राउंड लेवल से हाइट कैसी है? कम है, कम है। और अगर तुम ये पहाड़ के इस पॉइंट को यदि तुम ग्राउंड लेवल से कंपेयर करोगे तो इस पॉइंट की जो हाइट है बेटा वो कैसी है? ज़्यादा है, नो डाउट दिख ही रहा है।
कि अभी जहां पर तुम हो उस पॉइंट की यदि हाइट तुम ग्राउंड लेवल से कंपेयर करोगे तो कम होगी, और जिस पॉइंट पर तुम पहुंचना चाहते हो उसकी हाइट को यदि तुम ग्राउंड लेवल से कंपेयर करोगे तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब तुम्हें जाना कहां से है, तुम्हें जाना है लो हाइट से हाई हाइट पर, है ना। कम हाइट से तुमको ज्यादा हाइट पर जाना है, तो तुम दिमाग लगाओ कि अगर तुमको ये पहाड़ चढ़ने के लिए बोलूंगी तो तुम थकोगे कि नहीं थकोगे। थक क्यों रहे हो, क्योंकि बहुत एनर्जी लगेगी। कम हाइट से लो हाइट पर कम हाइट से ज्यादा हाइट पर जाओगे तो एनर्जी लगेगी, थकान होगी। तो यहां से यहां अगर तुम्हें जाना होगा तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी। और वहीं अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा तुम्हारा एक दोस्त है जो ऑलरेडी यहां खड़ा हुआ है, उसको कहां आना है, उसको नीचे उतर करके यहां आना है, मतलब उसको ज्यादा हाइट से कम हाइट पर आना है। तो तुम एक बात बताओ मुझे, जब अपन ढलान से उतरते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं तो थकते हैं क्योंकि एनर्जी लगती है, और जब हम उल्टा होता है हमारे से, जब हम ढलान से उतरते हैं कितने मजे से उतर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, क्यों, एनर्जी नहीं लगती, है ना। तो यहां पर जो तुम्हारा दोस्त ज्यादा हाइट से कम हाइट पर बेटा आएगा ना, तो उसकी एनर्जी नहीं लगेगी। यही कॉन्सेप्ट है बेटा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने का। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस नहीं है, यहां पर हाइट में डिफरेंस है। ये हाइट कम है, ये हाइट ज्यादा है, तो यदि हम डिफरेंस के अलोंग जाएंगे तो एनर्जी नहीं लगेगी, और अगर हम डिफरेंस के अगेंस्ट गए तो एनर्जी लगेगी। मम्मी पापा के मन का करते हैं तो सब खुश रहते हैं, और जहां मम्मी पापा के अगेंस्ट चले जाएं तो बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी में। यहाँ पर भी वही है कि अगर हम डिफरेंस के अलोंग जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, एनर्जी नहीं खर्च होगी, और अगर हम डिफरेंस के ऑपोजिट चले गए तो एनर्जी खर्च होगी, मेहनत लगेगी। कैसे, डिफरेंस क्या है, कम हाइट और ज्यादा हाइट का। तो डिफरेंस क्या बोलता है, डिफरेंस बोलता है कि भैया सुनो, ज्यादा हाइट से कम हाइट पर जाओ। डिफरेंस यही बोलता है कि ज्यादा हाइट से कम हाइट पर जाओ तो एनर्जी नहीं लगेगी। और अगर हम डिफरेंस के ऑपोजिट गए कि हम कम हाइट से ज्यादा हाइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, जिंदगी में दिक्कतें आएंगी, मतलब एनर्जी लगेगी। तो ये होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने का। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ही होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। यहां पर हाइट में डिफरेंस हो रहा है, अगर हम हाइट के डिफरेंस के अलोंग जाएंगे ज्यादा हाइट से कम हाइट पर तो एनर्जी कम लगेगी या लगेगी ही नहीं, और अगर हम डिफरेंस के ऑपोजिट गए कम से ज्यादा हाइट पर तो एनर्जी लगेगी। वैसे ही केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। सपोज यहां पर एक एरिया है, यहां पर एक रीजन है, दो रीजन है, एक्चुअली दो रीजन है। इस रीजन में पानी बहुत ज्यादा है, इस रीजन में पानी बहुत ज्यादा है, और इस रीजन में पानी बहुत कम है। यानी कि जो ये वाला रीजन है बेटा, ये वाला रीजन, यहां पर आप बोल सकते हो कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। यहां पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है बेटा, काफी कम है, काफी कम है। यानी कि अब हुआ ना यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अब यहां पर हुआ कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस। डिफरेंस क्या बोलता है कि अगर डिफरेंस के अलोंग जाओगे तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, और अगर डिफरेंस के ऑपोजिट गए तो एनर्जी खर्च होगी। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या ग्रेडियंट क्या बोलता है कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन पानी का कम, यहां पर इस रीजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इस रीजन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाने का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा रीजन जहां पर पानी ज्यादा है, उस रीजन से पानी कहां आए जहां पर पानी कम है। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन बेटा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाने का मतलब वही होता है कि जिस रीजन में किसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उस रीजन से सब्सटेंस कहां जाएगा, एक ऐसे रीजन में जहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि आपके स्कूल में दो क्लासेस हैं जिनमें टीचर अवेलेबल नहीं है। एक क्लास में 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं और दूसरी क्लास में 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं। अब तुमको पता है कि जिस क्लास में टीचर नहीं होता उस क्लास में क्या होता है,
हुड़दंग होता है, हंगामा होता है। टीचर एक आया, उसने देखी 2 क्लासेस की, अरे यार यहाँ पर तो बच्चे कम हैं और यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं। अगर वो कम बच्चों वाली क्लास में चला गया टीचर, तो जो ज़्यादा बच्चों वाली क्लास होगी ना वो हुड़दंग करेगी। तो इसलिए उसने बोला कि चलो भाई हम एक काम करते हैं, हम तो जो ज़्यादा क्लास वाले बच्चे ना वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि जिस रीजन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा किसी सब्सटेंस का, वहाँ से सब्सटेंस कहाँ आ जाएगा, एक ऐसे रीजन में जहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो पानी क्या होगा बेटा, पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना इसी को बोलते हैं कि डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर भी हमको दिख रहा था, हाइट का डिफरेंस दिख रहा था। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, ज्यादा हाइट से कम हाइट पर जाओ तो एनर्जी नहीं लगेगी, और अगर कम हाइट ज्यादा हाइट पर गए तो क्या होगा, एनर्जी लगेगी। कॉमन सेंस यहाँ भी है कि यहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो पानी ऑब्वियसली कहाँ से आएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में आएगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बेटा चीज़ों की ना टेंडेंसी होती है हर किसी चीज़ की, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, फिर वो चाहे गैसियस स्टेट में क्यों ना हो, हर एक सब्सटेंस की, हर एक मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है, और इस मूवमेंट में एनर्जी का खर्चा नहीं होता है। और इसीलिए इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मैंने क्या बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें कि एनर्जी खर्च नहीं होती है। एनर्जी खर्च क्यों नहीं हो रही है, अब तुम्हें समझ में आया कि इस ट्रांसपोर्ट के तरीके में सब्सटेंसेस कहां से कहां जाते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, जिसमें एनर्जी खर्च ही नहीं हो। तो यहां पे मैं लिख दूं कि यहां पर मूवमेंट कैसा होता है, along the concentration gradient, along the concentration gradient, कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही मूवमेंट होगा। चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में आएंगी, अपने आप आ जाएंगी, तो उस पर एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। ठीक है। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, उसके भी 2 टाइप्स हो जाते हैं, 2 नहीं एक्चुअली 3 होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन भी आप उसको बोल सकते हो। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, एक होता है ऑस्मोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आ गया, एनर्जी खर्च नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड द नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमें नहीं पढ़ना है, तो हम सिर्फ बात करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की। ठीक है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, वही जो अभी अभी हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा कि जब सब्सटेंसेस अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करके, उसी को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। सॉलिड सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होता है, लिक्विड सब्सटेंसेस का होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। कभी आपने नोटिस करा होगा, एक अपन 9th में केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी आप ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ोगे 9th में ही। ठीक है। तो जैसे कि आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि सपोज ये आपने एक ग्लास लिए, उसमें आपने पानी डाल दिया, ठीक है, फिर आपने क्या करा, सरफेस पर एक ड्रॉप डाल दी आपने ब्लू कलर की इंक की। पानी लिक्विड है, जो आपने इंक की ड्रॉप डाली बेटा वो भी क्या है, लिक्विड ही है। इसको आप एज इट इज छोड़ दो, 5 से 10 मिनट बाद आप आकर के देखोगे कि ये जो ब्लू कलर की इंक थी ना बेटा, ये क्या हो गई है, ये पूरे पानी में बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। डाली आपने कहाँ थी इंक की ड्रॉप, इस वाले रीजन में। इंक कहाँ थी, पानी के इस वाले रीजन में। लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद क्या हुआ, जो इंक है वो पूरी की पूरी पानी में इवनली मिक्स हो गई, इवनली मिक्स हो गई। और आपने इसको कुछ स्टर नहीं किया था, आपने इसको मिक्स नहीं किया था, आपने बस ड्रॉप डाल के छोड़ दिया था।
अपने आप क्या हुआ, इंक जो है पूरी पानी में जाकर के मिक्स हो गई। कैसे मिक्स हो गई? तो उसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये बोलता है कि आपने जहां पर इंक डाली थी, आपने पानी के जिस रीजन में इंक की ड्रॉप या मॉलिक्यूल डाला था, उस रीजन में इंक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। देखो यहां पर आपने इंक डाला था, तो पानी के इस रीजन में इंक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, और पानी का जो बाकी रीजन है वहां पर इंक का कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर है। तो इंक बोलेगी कि हाय हाय हाय, यहां पर जब मैं आई हूं तो पानी के इस रीजन में मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और पानी के बाकी रीजन में मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो मुझे कहां जाना होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो इंक क्या होगी? इंक बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे पानी में आकर के फैल जाएगी। मतलब कि जहां जहां उसको अपने पानी में जहां जहां पानी में उसको अपना कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा वहां 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 वो फैलती जाएगी। तो होगा क्या? पूरी इंक पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसको हमने बोला इंक का डिफ्यूजन इन वाटर। गैसेस में भी होता है। कभी अगर आपने देखा हो तो आपके किचन में सपोज मम्मी बढ़िया सी कोई डिश बना रही हैं, ठीक है, उसकी जो खुशबू होगी वो पूरे घर में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो खाने की जो वेपर्स बनती हैं बेटा, खाने की जो खुशबू होती है, जो वेपर्स बनती हैं, वो एयर में क्या होंगी? मिक्स हो जाएंगी और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहेंगी, तो आपके पास खुशबू आ जाएगी। आप बैठो दूसरे कमरे में। तो डिफ्यूजन बेटा गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, और आप बोल सकते हो कि सॉलिड्स में भी होता है। आई बात समझ में? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये था कि भाई सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है, हमें वो देखना था। तो हमने बोला कि 3 तरीकों से होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बोला कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको अगर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने बोला कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं बिना एनर्जी को खर्च करे। क्यों? क्योंकि उनका मूवमेंट कैसे होता है? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जैसे कि फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके भी आप बोल सकते हो कि 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमें एक नहीं पढ़ना है। हमें मेन फोकस करना है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के ऊपर। व्हाट इज डिफ्यूजन? वही हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आना। यानी कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस बेटा, कहने का मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा गैसियस एक्सचेंज का। मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल को क्या चाहिए है? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि यहां पर सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है। ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है और सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। ये सब क्या है बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेल बोलेगा कि हाय हाय हाय, मेरे अंदर तो ऑक्सीजन कम है, और सेल के बाहर देखो कितनी सारी ऑक्सीजन है। सेल के बाहर जो ऑक्सीजन है ना बेटा, वो भी यही बोलेगी क्या? कि अभी यहां पर जहां पर मैं हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। भाई सेल के बाहर जो है ना ऑक्सीजन, वो बोलेगी कि यार अभी जहां पर मैं हूं ना वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सेल के अंदर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना पड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन है ना बेटा, वो सेल के बाहर से कहाँ आ जाएगी? सेल के अंदर आ जाएगी। कैसे? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। सेल मेम्ब्रेन रोकेगी नहीं क्या? नहीं रोकेगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को खुद पता है कि क्या चल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है सेल में, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी सेल के अंदर, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन रोकेगी नहीं। इनफैक्ट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाएगी, बाहर से अंदर आ जाएगी, मतलब डिफ्यूजन हो जाएगा। बल्ले बल्ले। सिमिलरली यहां पर ऐसा भी होता है कि सपोज एक वो है, सेल है और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। बेटा देखो, किसी भी सेल के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं होती है। हम भी तो क्या करते हैं? एक्सहेल आउट कर देते हैं ना। हमारे बॉडी की सेल्स क्या करते हैं? लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? लगातार सांस छोड़ छोड़ करके बाहर निकाल देते हैं ना। तो ये सेल के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सेल के अंदर क्या है? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है,
और सेल देख रहा है कि बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बोलेगी कि हाय जहां पर मैं हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बाहर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाऊंगी, मतलब कि यहाँ पर होने वाला है अब कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन, डिफ्यूज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर निकल जाएगी। तो ये हुआ ना गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट है डेयरी मिल्क, मेरे पास है 5 स्टार, मैंने तुमको अपनी 5 स्टार दी, तुमने मुझे अपनी डेयरी मिल्क दी, तो ये हो गया ना चॉकलेट्स का एक्सचेंज। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल और उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अब इसी से रिलेटेड मैं तुमको जो है एक प्यारा सा सिमुलेशन दिखाती हूँ, ठीक है, मैं तुमको यहाँ पर एक प्यारा सा सिमुलेशन दिखा देती हूँ, रुको। यहाँ देखना, ठीक है, ये दिख रही है तुमको सेल मेम्ब्रेन, ये दिख रही है तुमको पूरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये बेटा सेल के अंदर का है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर का है और ये सेल के बाहर का है, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, तुमको मतलब समझ में आ रहा ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म की यहाँ पर बात हो रही है, और ये सेल के बाहर मतलब कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, सेल के बाहर ना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ। देखना मैंने क्या करा, सेल के अंदर ऑक्सीजन का सेल के बाहर मैंने ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। ये क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और सेल के अंदर मैं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और सेल के बाहर ढेर सारी ऑक्सीजन है। तो देखना अब क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होकर के कहाँ आ रहे हैं, सेल के अंदर आते जा रहे हैं। अच्छा ये कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों ही रीजन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर ना हो जाए। ये हुआ डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं और सेल के बाहर कम कर देते हैं। मतलब सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि सेल के अंदर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे बेटा, अब वो डिफ्यूज होकर के कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। आई बात समझ में, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, डिफ्यूजन। समझ में आई बात, चलो तो समझ में आ गया कि किस तरीके से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, मतलब डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। अच्छा आप बोलोगे कि मैम डिफ्यूजन के थ्रू, चलो समझ में आ गया डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन की प्रोसेस कैसे होती है। पर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है तो कौन कौन से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो सबसे पहले तो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका तो हमने सिमुलेशन भी देख लिया है ना, स्मॉल आयंस, मॉलिक्यूल्स, इन सब का क्या होता है बेटा, पैसिव डिफ्यूजन होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। अब ये ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, मेरी बात को समझना बेटा। ऑस्मोसिस का मतलब है सॉल्वेंट का मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन from the region of its high concentration towards the region of its lower concentration। आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने हमें डिफ्यूजन के टाइम पर भी बताया था कि जब सब्सटेंसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, और आप ऑस्मोसिस के लिए भी यही बोल रहे हो। लेकिन फ़र्क है, जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की तो हम सिर्फ बात करते हैं सॉल्वेंट की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है
और गैसेस में भी होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की तो ये सिर्फ और सिर्फ होता है सॉल्वेंट्स में। और दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्सल का बेस्ट सॉल्वेंट क्या है? वो है वाटर। तो आप तो बस ये समझ लो कि जब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पानी का डिफ्यूजन होता है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। बाकी अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई सॉलिड या कोई लिक्विड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यदि कोई सॉलिड मॉलिक्यूल या कोई लिक्विड मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आए सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल या पानी आप बोल दो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो पानी का जो डिफ्यूजन है दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब आई बात समझ में? अब यहां पर आपको एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस भी समझना होगा। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, नाम से समझ में आ रहा होगा। एंडो का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर पानी आ रहा है। भाई ऑस्मोसिस का मतलब समझ में आया ना? मैंने क्या बोला कि जब पानी के डिफ्यूजन की बात हो कि पानी डिफ्यूज हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गई? ऑस्मोसिस हो गई। ठीक है। तो एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है कि जब सेल के अंदर आ रहा हो पानी, और एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या है? एक्सो मतलब बाहर, कि जब सेल के बाहर जा रहा हो पानी उसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक है। अब ये एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस कैसे होता है वही मुझे आपको बताना है, और उसको बताने के लिए सबसे पहले मुझे एक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा कि एक सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा देखो, सॉल्यूशन के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। आप बस ऐसे समझ जाओ कि ये दोनों जो है ना बिल्कुल मियाँ बीवी जैसे होते हैं। जैसे कि वाइफ ने बोला कि पतिदेव आज जो है ना मतलब घर में बाई नहीं आई है काम करने के लिए, तो आज हम खाना बाहर खाएंगे। तो पतिदेव बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आज मेरा पेट खराब है, आज तो हम खाना घर में ही खाएंगे, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। किसी दिन हस्बैंड ने आके बोला कि डार्लिंग आज ना मेरा बाहर खाना खाने का मन है, तो वाइफ बोलेगी नहीं खाना बन चुका है, आज हम खाना घर पे ही खाएंगे। तो बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं ये लोग एक दूसरे के, है ना। तो वैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी होता है कि अगर सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन बनता ही है इन दो कंपोनेंट से, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जाकर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और इनका रिलेशन होता है बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो वहां पर सॉल्वेंट कम होगा, और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इतना है समझ में? तो जैसे कि मेरे पास क्या है बेटा, शुगर सॉल्यूशन है, मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है। मैंने क्या बोला? सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में जाकर के घुल जाता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसमें कि सॉल्यूट आकर के घुलता है। तो अगर मेरे पास पानी है और उसमें मैं शक्कर डाल दूं तो कौन घुला, किसमें घुला? शक्कर जाकर के पानी में घुल जाएगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? सॉल्यूट, है ना। और शक्कर किस कंपोनेंट में जाकर के घुली है, किस में जाकर के घुली है शक्कर? पानी में। तो पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो सॉल्वेंट वो जिसमें कि सॉल्यूट आकर के घुले, डिसॉल्व हो। तो अगर मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर घुली है पानी में तो वो क्या बन गई? सॉल्यूट। किस में घुली है? पानी में, तो वो क्या बन गया? सॉल्वेंट। और पानी तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूट्स जो होते हैं ना बेटा, वो पानी में घुलने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए मरते हैं कि हाय हाय हमारा हीरो आ गया, हमारा पानी आ गया है, हमारा पानी आ गया, हम तो इसी में जाकर के डिसॉल्व होंगे। तो मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में ही घुलते हैं, तो इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आया कि दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जो घुले, सॉल्वेंट वो जिसमें कि सॉल्यूट आकर के घुले। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यदि सॉल्वेंट कम है इसका मतलब सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो वहां पर सॉल्वेंट कम होगा, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा। आई बात समझ में? चलो अब यहां पर देखो,
यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया और यहां पर मैंने क्या डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, या मैंने एक, हाँ चलो ठीक है, मैंने यहां पर शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में शक्कर है और पानी है, ठीक है, और इसी शुगर सॉल्यूशन में मैंने एक सेल भी डाल दिया। सेल के अंदर भी सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि मैम सेल के अंदर किसने डाल दिया सॉल्यूशन, पिचकारी से डाला है क्या? नहीं, देखो शुगर क्या है, एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज है ना। तो ये बेटा जो सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, या जो आगे जाकर के आप सेल से भी पढ़ोगे, कहने का मतलब यह है कि बेटा जो अपनी यह है ना, क्या बोलते हैं, सेल, उसके अंदर भी पानी है, ठीक है, उसके अंदर भी पानी है और उसके अंदर भी क्या है, सॉल्यूट बोले तो शुगर है। शुगर मैं इसलिए ले रही हूँ बेटा क्योंकि वो उसको आप जानते हो, और डेफिनेटली ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल ले रही हूँ। या वो भी छोड़ो, किशमिश देखिए, किशमिश है ना, रेजिन। तो सपोज ये क्या है, रेजिन है, ये रेजिन है, ये है रेजिन, किशमिश। किशमिश को हमने कहाँ डाल दिया, एक शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, पानी में शक्कर डाला, घोल दिया, और उस सॉल्यूशन में हमने किशमिश डाल दी। तो किशमिश के बाहर जो फ्लूइड है, जो सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, पानी और शक्कर, और किशमिश के अंदर, किशमिश मीठी होती है ना खाने में, मतलब उसके अंदर भी क्या है, पानी है और शक्कर है। तो शुगर और वाटर, ठीक है, शुगर और वाटर किशमिश के बाहर भी है, शुगर और वाटर किशमिश के अंदर भी है, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है, पानी का ट्रांसपोर्ट होने वाला है, पानी का कहीं ना कहीं मूवमेंट होने वाला है। कैसे? तो एक काम करती हूँ, उसको मैं ऐसे बना देती हूँ, देखो, इधर बनाती नहीं हूँ, लिख देती हूँ। किशमिश के अंदर पानी और शक्कर, किशमिश के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें भी पानी और शक्कर, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है? किशमिश के अंदर जो पानी है बेटा वो कम है, पानी कम है, और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशन होता है, एकदम हस्बैंड वाइफ वाला, ऑपोजिट, कि यदि सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट यदि ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा। मैंने क्या बोला कि किशमिश के अंदर, किशमिश कितनी मीठी होती है ना, तो इसका मतलब क्या कि उसमें शक्कर कैसी है, उसमें शक्कर कैसी है, ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, और अगर सॉल्यूट ज्यादा है इसका मतलब क्या, सॉल्वेंट कम होगा, पानी कम होगा। सिमिलरली जो हमने बाहर जो शुगर सॉल्यूशन लिया है बेटा, इस शुगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, जो शक्कर है, वो कैसी है, वो है कम, वो है कम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर जो शुगर सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें शक्कर कम है, इसका मतलब क्या, पानी ज्यादा होगा ना। अरे उल्टा होता है ना, इनका उल्टा चलता है कि अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे मैम आपने किस तरह से ये बताया कि शक्कर अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं ना। सपोज हमने इतने सारे पानी में बिल्कुल जो है ना आधी चम्मच शक्कर डाली होगी, तो किशमिश खाने के बाद रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत मीठी है, और जो हमने बाहर शुगर सॉल्यूशन बनाया है उसमें वो बहुत ही कम मीठा है। वो मतलब कि किशमिश के अंदर जो शुगर है उसके कंपैरिजन में जो बाहर शुगर सॉल्यूशन है ना बेटा, उसमें शुगर कम है। हम बोलते हैं ना कि जैसे कि मैंने बोला कि बेटा देखो मेरी हाइट ना कम है, तो किसी ना किसी से मैंने कंपेयर किया होगा ना, किसी ना किसी को मैंने रेफरेंस माना होगा, तो उसके कंपैरिजन में बोला कि मैंने अपनी हाइट कम बोली। वैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि देखो जो बाहर शुगर सॉल्यूशन है ना उसमें शुगर कम है, उसमें सॉल्यूट कम है, तो किसके रिलेशन में, किसके कंपैरिजन में, किसके रेफरेंस में मैंने बोला, तो मैंने किशमिश के अंदर जो शक्कर है उसके रेफरेंस में बोला। ये किशमिश खाई, पानी पिया, रियलाइज हुआ यार किशमिश ज्यादा मीठी है, पानी कम मीठा है, मतलब किशमिश के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किशमिश के बाहर जो पानी है उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है।
समझे? तो अब देखो क्या होगा, हमने क्या देखा, किशमिश के अंदर शक्कर ज्यादा, किशमिश के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें शक्कर कम। किशमिश के अंदर क्या है, पानी कम, और किशमिश के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें पानी क्या है, ज्यादा है। तो चीजों की क्या होती है टेंडेंसी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करना। तो किशमिश के बाहर जो ये सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, उसमें जो पानी है ये बोलेगा कि हाय हाय हाय, जहां पर मैं हूं, मैं कहाँ हूं, किशमिश के बाहर, वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किशमिश के अंदर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, किशमिश के बाहर जो पानी है बेटा वो किशमिश के अंदर आ जाएगा। यानी कि किशमिश जो होगी अब क्या होने वाली है, उसके अंदर बेटा पानी आएगा तो वो फूलेगी कि नहीं फूलेगी, इट विल स्वेल अप। तो ऑस्मोसिस हुआ कि नहीं हुआ, ऑस्मोसिस में मतलब क्या होता है, पानी का ही डिफ्यूजन। तो यहां पर पानी का हो तो रहा है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस हुआ, और पानी डिफ्यूज होकर के कहां जा रहा है, सेल के अंदर, यानी कि यहां पर हुआ है एंडोस्मोसिस। बात आई समझ में कि हमने किशमिश ली, हमने उसको एक शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन में शुगर है, पानी है, किशमिश के अंदर भी शुगर और पानी है, लेकिन किशमिश के अंदर जो शुगर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द शुगर जो कि उसके आसपास के सॉल्यूशन में है। यानी कि किशमिश के अंदर का पानी कम है, किशमिश के बाहर पानी ज्यादा है, तो बाहर का पानी उसके अंदर आ गया, वो फूल गई, है ना। यहाँ पर देखो क्या होगा, रेजिन विल स्वेल अप, और इसी को हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। अब कई बार बच्चों को यहाँ पर ये लगता है कि मैम जब पानी का इस तरह का डिफ्यूजन हुआ, इसका मतलब ये कि सिर्फ बाहर का जो पानी, किशमिश के बाहर का जो पानी, सिर्फ वही किशमिश के अंदर आया और इसीलिए किशमिश भूल गई, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा बहुत किशमिश का पानी भी बाहर आता है। मतलब आप ये समझो, बाहर का जो पानी है सोल्यूशन का वो किशमिश के अंदर आएगा, और किशमिश के भी अंदर का जो सोल्यूशन है उसमें भी जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो भी बाहर आएगा। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो किशमिश को और ही सूख जाना चाहिए, वो फूल क्यों गई, क्योंकि जो नेट मूवमेंट हुआ पानी का वो कहाँ हुआ, किशमिश के अंदर ही हुआ। कि थोड़ा पानी बाहर आया किशमिश से और ज्यादा पानी किशमिश के अंदर गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, किशमिश के अंदर ही ज्यादा पानी आया ना, इसीलिए वो क्या हो गई, फूल गई। सो आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, एंडोस्मोसिस की प्रोसेस कैसे होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ बेटा एंडोस्मोसिस में आप ये चीज़ हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि एंडोस्मोसिस में सेल के अंदर पानी आता है ना, मतलब सेल के बाहर का जो पानी है वो सेल के अंदर आता है। एट द सेम टाइम सेल के अंदर का थोड़ा बहुत पानी भी बाहर जाएगा। बाहर का पानी अंदर आ रहा है और अंदर का पानी बाहर जा रहा है, लेकिन ज्यादा पानी सेल के बाहर का सेल के अंदर आएगा। तो नेट मूवमेंट कहां हो गई पानी की, सेल के अंदर, और इसीलिए सेल के अंदर पानी ज्यादा आ गया और वो फूल जाता है, जस्ट लाइक अपनी ये रेजिन किशमिश। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सोस्मोसिस की। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर अपना एक्सोस्मोसिस। ठीक है, अगेन हमने एक वो बीकर लिया, उसमें हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, वाटर। ठीक है, ये अपना सॉल्यूट है और ये अपना सॉल्वेंट है, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। फिर यहाँ पर हमने एक बार फिर से क्या करी है, अपनी किशमिश डाल दी है, और किशमिश के अंदर भी आपको तो पता ही है क्या होगा, शुगर एंड वाटर, ये अपना सॉल्यूट, ये अपना सॉल्वेंट। अब फिर से क्या हुआ, हमने अपनी किशमिश को टेस्ट करके देखा, मीठी थी। और इस बार जब हमने किशमिश को जिस शुगर सॉल्यूशन में डाला था उसको टेस्ट करके देखा, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार इस बार जो हमने शक्कर का पानी बनाया है वो कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया है, किशमिश से भी ज़्यादा मीठा हो गया है। इसका मतलब क्या कि किशमिश के बाहर, रेजिन के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में,
किशमिश के अंदर जो शुगर सोल्यूशन है या किशमिश के अंदर जो शुगर है ना, उसके कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हम जैसे कि मैंने बोला कि यार मेरी हाइट छोटी है, तो डेफिनेटली मैंने अपनी हाइट किसी ना किसी के साथ तो कंपेयर करी होगी ना। मैं किसी ना किसी की हाइट को एज अ रेफरेंस लेकर के बोल रही हूँ कि हाँ यार मेरी हाइट छोटी है। सपोज मैंने अपनी दीदी की हाइट बोली है, मेरी दीदी की हाइट जो ना 5'5" है, तो उसके कंपेरिजन में मेरी हाइट क्या हो गई, छोटी हो गई। तो मतलब रेफरेंस लिया ना मैंने। तो यहाँ पर भी मैंने बोला, यहाँ पर मैं कंपेरिजन ही तो कर रही हूँ कि किशमिश के बाहर जो शुगर सोल्यूशन है उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, किससे ज्यादा है। तो फिर मैंने बोला कि यार किशमिश के अंदर जो शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसके कंपैरिजन में बाहर के सोल्यूशन में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो बाहर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। सोल्यूशन में यदि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना। सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा। तो यदि बाहर वाले शुगर सोल्यूशन में शुगर यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या, उसमें पानी का, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और किशमिश के अंदर भी वही चीज चलेगी कि अगर किशमिश में हम बोल रहे हैं कि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या कि किशमिश के अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, पानी अंदर किशमिश में ज्यादा होगा। अब वही है, किशमिश के अंदर का जो पानी है वो बोलेगा कि हाय हाय मैं जहां पर हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर सोल्यूशन में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहिए। मतलब किशमिश के अंदर का जो पानी होगा ना, वो बोलेगा भैया मैं तो चला बाहर, यानी कि किशमिश के बाहर। किशमिश के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, बाहर कम, तो किशमिश के अंदर का पानी बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा किशमिश का पानी, जिसके कारण जो अपनी किशमिश है वो श्रिंक हो जाएगी। इट विल श्रिंक, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इट विल श्रिंक। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉस्मोसिस। एक्सॉस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी सेल से बाहर निकल रहा है, पानी का डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन पानी कहाँ से कहाँ रहा है, सेल के अंदर से बाहर, एक्सॉस्मोसिस। और यहां पर भी वही फंडा होता है बेटा। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, आप बोलोगे मैम हम तो किशमिश की बात कर रहे थे, आप सेल को कहाँ से ले आए बेटा, तो सेल में भी यही होता है। जैसे कि आप ये समझ लो कि किशमिश को आप रिप्लेस कर दो किसी दूसरे सेल के साथ, आरबीसी के साथ कर दो, किसी दूसरे सेल के साथ कर दो, तो जो सेल किशमिश के साथ हो रहा है ना बेटा, वही चीज सेल के साथ भी होती है कि सेल के अंदर पानी आता है तो वो फूल जाता है, सेल के यदि अंदर का पानी बाहर जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है, सेल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, यहां पर भी चीज आपको समझनी होगी कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सॉस्मोसिस में सेल के अंदर का पानी बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बाहर का पानी भी डेफिनेटली सेल के अंदर आया होगा, लेकिन नेट मूवमेंट कहाँ हुई होगी पानी की, सेल के बाहर, इसीलिए सेल श्रिंक हो गया। मतलब सेल के अंदर का पानी बाहर आ रहा है और बाहर का पानी भी बेटा सेल के अंदर आ रहा है, लेकिन जो पानी सेल से बाहर आ रहा है वो ज्यादा है उस पानी के कंपैरिजन में जो सेल के अंदर जा रहा है। तो इसीलिए नेट मूवमेंट कहाँ हुआ पानी का, टुवर्ड्स द या इनटू द सेल, इसीलिए नेट मूवमेंट पानी का कहाँ हुआ, हाँ सॉरी वेरी सॉरी, नेट मूवमेंट पानी का कहाँ हुआ, मैंने क्या बोला कि पानी जो सेल के बाहर आ रहा है वो ज्यादा है और वो पानी जो बाहर का सेल के अंदर जा रहा है वो कम है, वो कम है। तो नेट मूवमेंट कहाँ हुआ पानी का, सेल के बाहर, तो सेल का पानी ज्यादा बाहर आ जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे एक्सॉस्मोसिस। ठीक है, एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस आपको समझ में आया। अब यहां पर 3 वर्ड्स और हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन यहां पर मैंने आपको बताया
इसे हम बोलते हैं बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो और सॉल्वेंट का ज्यादा हो, उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सवाल ऐसा आता है कि अगर हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाला तो सेल क्या करेगा? सेल के अंदर पानी आ जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा और सेल फूल जाएगा। वहीं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और सॉल्वेंट का कम हो, उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और सॉल्वेंट का काफी कम हो, उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सवाल ऐसा आता है कि यदि हमने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सेल श्रिंक हो जाएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि ये वाला। सेल को रखेंगे तो क्या होगा? सेल फूल जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में हमने रख दिया सेल को तो वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। एक और होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है, किसके बराबर है? तो उस सॉल्यूशन में जो सेल रखा गया है उसमें जो सॉल्यूट है उसके कॉन्सेंट्रेशन की। मान लो कि एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट है और इसमें सॉल्वेंट भी है। इसमें मैंने एक सेल रख दिया, उस सेल में भी क्या है? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में मान लो कि x अमाउंट का सॉल्यूट है, तो ये जो सेल है बेटा, इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी सॉल्यूट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? x है। मतलब देखो ना कि सॉल्यूशन के बाहर जितना सॉल्यूट है एग्जैक्टली उतना ही सॉल्यूट सेल के अंदर भी है। सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला? सेल बोला, अरे यार मेरी बात सुनो। सेल के अंदर जितना सॉल्यूट है एग्जैक्टली उतना ही सॉल्यूट सेल के बाहर भी है। सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट है y अमाउंट में, और एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कहां है? सेल के अंदर y। तो यहां पर सब कुछ बराबर बराबर है। तो अब क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक पानी के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस था। हाइपरटोनिक में, हाइपोटोनिक में अभी तक क्या था? पानी के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस था। तो इसलिए पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता तो कभी सेल फूल जाता, कभी वो श्रिंक हो जाता। लेकिन यहां पर क्या? यहां पर तो सेल के अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो इसका मतलब यह है कि अब ना पानी अंदर आएगा ना बाहर आएगा, ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर ही आएगा। नहीं, पानी तो बेटा अभी भी बाहर का अंदर जाएगा और सेल के अंदर का बाहर आएगा। लेकिन यहां पर नेट मूवमेंट क्या होगा बेटा? जीरो हो जाएगा। यानी कि जितना पानी सेल के अंदर का बाहर आएगा ना, एग्जैक्टली उतना ही पानी बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा। तो अगर Z पानी सेल के बाहर गया है तो Z ही पानी सेल के अंदर भी आ जाएगा। यानी कि इस केस में ना सेल श्रिंक होगा ना स्वेल करेगा, वैसा का वैसा रहेगा साइज में। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर सवाल आ जाए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने सेल को रखा तो क्या होगा, तो बोलना कुछ भी नहीं होगा, वो अपने ओरिजिनल साइज को रिटेन करेगा। क्यों? ये मत बोलना कि वहां पर पानी का मूवमेंट नहीं होगा, होगा। नेट मूवमेंट जीरो होगा। नेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? टोटल मूवमेंट। तो यहाँ पर टोटल मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा ना, जितना पानी सेल के अंदर आया उतना ही पानी सेल के बाहर निकल गया, तो नेट मूवमेंट जीरो। ठीक है। अब देखो फटाफट से अपन एक काम करते हैं, एनसीईआरटी जो बोलती है वो भी फटाफट अपन रीड कर लेते हैं। ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या बोलती है एनसीईआरटी? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल सराउंडिंग. ये हमने देखा था. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज या परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. चुन चुन के चीजों को सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर लेगी और सेल के बाहर जाने देगी. हेंस ये क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है. How does the movement of the substances take place into the cell? How do substances move out of the cell? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters, मतलब chemistry वाले chapters में. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of its higher concentration towards the region of its lower concentration. Something similar to this happens in the cells. For example, when substances like carbon dioxide, जो कि सेल का वेस्ट ही है, जब वो सेल में एक्यूमुलेट होते होते उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है. In the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared to that of inside of the cell. As soon as there is a difference of the concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration towards the region of lower concentration by the process of diffusion. सिमुलेशन में भी हमने यही देखा कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, सेल के बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बाहर निकल जाएगी. सिमिलरली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर ज्यादा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि सेल के बाहर की ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाएगी डिफ्यूजन से. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the external environment. Water also obeys the law of diffusion. लेकिन water की diffusion को हम क्या बोल देते हैं? Osmosis. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. और यहाँ पर आपको चीज मेंशन मतलब याद करनी होगी कि डिफ्यूजन में ना किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, बट ऑस्मोसिस में एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इट. मान लिया कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? पानी का डिफ्यूजन. लेकिन पानी सेल के अंदर आएगा या सेल के बाहर जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि पानी में जो सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है मतलब जो सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है उसका अमाउंट क्या है. Thus, osmosis is the net diffusion of water across selectively permeable membrane towards the higher solute concentration. What will happen if we put an animal cell या plant cell into a solution of sugar या salt and water? One of the three things could happen. If the medium surrounding the cell has high water concentration, then the cell मतलब कि सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर कम है, तो आउटसाइड सोल्यूशन मतलब क्या है? डाइल्यूट हो गया क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है. सेल विल गेन वाटर, एंडोस्मोसिस हो जाएगा. सच सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव या पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस. जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पानी अगर एंडोस्मोसिस है, एक्सोस्मोसिस है, कुछ भी क्यों ना हो, पानी दोनों ही डायरेक्शन में जाता है. बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल. कि अगर एंडोस्मोसिस भी हो रहा है ना तो सेल के अंदर का पानी बाहर आएगा और बाहर का पानी अंदर आएगा, लेकिन ज्यादा पानी बाहर से अंदर आएगा. इसके कारण क्या होगा? वाटर एंटर्स द सेल एंड द सेल लाइकली टू स्वेल अप. इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, मतलब जितना पानी है सोल्यूशन में एग्जैक्टली उतना ही पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर भी है, तो नेट मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा. नेट मूवमेंट. सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन. इसमें क्या होगा? दोनों ही डायरेक्शंस में पानी मूव करेगा, लेकिन जितना पानी सेल के बाहर निकला है उतना ही पानी सेल के अंदर आ जाएगा, तो नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा. वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट द अमाउंट गोइंग इन इज सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर विल बी ओवरऑल मूवमेंट जीरो. इसलिए सेल सेम साइज का रहेगा.
If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning it is a very high concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. ऐसे solution को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक. अगेन पानी दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ज्यादा पानी सेल के बाहर निकल जाएगा, इसलिए सेल जो होगा बेटा वो श्रिंक हो जाएगा. Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try to, ठीक है, ये तो हो गई एक्टिविटी अपन पढ़ लेंगे बाद में. ठीक है, अब कुल मिलाकर के यहाँ पर बेटा अपना क्या हो चुका है, यहाँ पर पूरा अपना ये देखो आरबीसी का आपको दिखाया जा रहा है कि अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो आरबीसी श्रिंक हो जाएंगी, हाइपो में रखा तो फूल जाएंगी, आइसोटोनिक में सेल के शेप में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखो आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया जा रहा है. यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपके सिलेबस में है नहीं, आप बस इतना रख सकते हो कि उस डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तो छोड़ ही दो, इसमें तो जो है एनर्जी खर्च होगी, हमें पढ़नी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी. ठीक है, चलो ये सब हो गया. अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट की. बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब लार्ज अमाउंट में या लार्ज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का लार्ज अमाउंट में या साइज, मतलब या तो मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा बड़ा हो या मॉलिक्यूल ज्यादा हो, तो जब लार्ज अमाउंट में या लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से होता है. इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखो बल्क ट्रांसपोर्ट, एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस. एंडो का मतलब वही है अंदर आना, एक्सो का मतलब बाहर जाना. तो जब कोई चीज बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर आए, एंडोसाइटोसिस, और जब कोई चीज बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के बाहर जाए, एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस के भी दो पार्ट्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर आता है. ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस आता है. और पिनोसाइटोसिस में, पिनो का मतलब ही क्या है, सेल पी रहा है. क्या पी रहा है, ऑब्वियसली कुछ लिक्विड ही पिएगा. तो जब कोई सॉल्वेंट सेल के अंदर आ जाए बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उसे हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस. और अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस. जैसे कि यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है बेटा, वो किसकी है, फेगोसाइटोसिस की है. देखो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बाहर क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल है जिसको कि सेल के अंदर आना है. तो बल्क ट्रांसपोर्ट होगा. कैसे होगा, यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन, अब देखो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो यहाँ पर वो क्या करेगी, पूरा फायदा उठाएगी कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए देखो कुछ इस तरीके से ऐसे डिप्रेशन बना लेगी, ऐसा गड्ढा टाइप का बना लेगी. और फिर क्या होगा, इस गड्ढे में जो सॉलिड पार्टिकल है वो आकर के घुसने की कोशिश करेगा. अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, जिसका गड्ढा, जिसका डिप्रेशन है, वो ऐसे और गहरा होता जाएगा, वो और ऐसा गहरा होता जाएगा. जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आता जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी. तो अल्टीमेटली जो खाना है वो वैक्यूल के अंदर आ जाएगा. फेगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पर देखो बस फ्लूइड होता है बाहर. अगेन वही सेल मेम्ब्रेन बीइंग फ्लेक्सिबल डिप्रेशन बनाएगी, उसमें फ्लूइड आकर के इकट्ठा होने लग जाएगा. फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, पास आकर के ऐसे बंद हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी. तो जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो अंदर आ जाएगा सेल के अंदर वेसाइकल में. इसको अपन बोलेंगे पिनोसाइटोसिस. ठीक है, फिर ये है एक्सोसाइटोसिस कि कुछ सब्सटेंसेस बल्क अमाउंट में सेल के बाहर निकलना है. तो देखो ये एक आप बोल सकते हो कि वेसाइकल है जिसमें कि कुछ सब्सटेंसेस हैं, सपोज प्रोटीन वगैरह हैं जो सेल के बाहर जाने हैं. ठीक है, तो ये क्या करेगा, वेसाइकल सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा. फिर क्या होगा, वेसाइकल की मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन ये आपस में फ्यूज हो जाएगी. तो वेसाइकल के अंदर जो भी सामान होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा. दिस इज एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, अमीबा का केस आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है.
तो अमीबा एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, मतलब प्रोटोजोवन है और बॉडी में एक ही सेल है, वो भी कैसा यूकैरियोटिक टाइप का। तो जब इसको खाना होता है तो पता है क्या करता है, ये अपने नकली पैर बनाता है। नकली पैर मतलब कि ये अपने साइटोप्लाज्म को कुछ इस तरीके से क्या बोलते हैं, रीशेप कर लेता है कि उसके दो ऐसे नकली पैर बन जाए। दिख रहे हैं ये दो नकली पैर, इन दोनों नकली पैरों को हम बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, जिनकी मदद से ये अपने खाने के पास पहुंचेगा और फिर उसको कैप्चर करेगा। ये देखो ये बन गए इसके नकली पैर। ये नकली पैर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी है, जब तक कि ये खाना इसकी बॉडी में आ नहीं जाता तब तक ये बने रहेंगे, जैसे ही खाना आया नकली पैर भी गायब हो जाएंगे, है ना। ये देखो ये बन गए सूडोपोडिया। अब ये देखो ये क्या करेंगे, जैसे कि सपोज ये खाना है और ये नकली पैर है, ये नकली पैर, ये सूडोपोडिया इसके खाने को ऐसे 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 करके कैप्चर करेंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही खाना अंदर आ जाएगा तो इन दोनों ही फॉल्स फीट या सूडोपोडिया की जो टिप होंगी वो आपस में टच करेंगी और टिप्स की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो खाना कुछ इस तरीके से अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाएगा और सूडोपोडिया देखो गायब हो जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक यही बोलती है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स जो होते हैं बेटा वो वाटर गेन करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो हमारी पेड़ की जो जड़ें होती है ना बेटा, वो पानी जो अब्जॉर्ब करती है मिट्टी से, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही करती हैं। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from the environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring the use of energy. The plasma membrane is flexible and it is made up of organic molecules called lipids and proteins. However, we can observe the structure of the plasma membrane with the help of electron microscope. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf the food and other materials from its external environment. कि फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन में, इसीलिए वो क्या कर सकती है, ऐसे नकली पर बना सकती है, जैसे खाना जो है एनगल्फ कर सकती है। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अमीबा में जो प्रोसेस हो रही है ना खाने को घेरने की, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस ही बोलेंगे, है ना। चलो लाइक दिस। बाकी कुछ और फंक्शंस थे सेल मेम्ब्रेन के, तो वो भी देख लेते हैं बस जल्दी से। कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल्स अलॉन्ग विद द फिक्स्ड एनवायरनमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द सेल, कि बाहर के कंटेंट को अंदर के कंटेंट से मिक्स होने देती, तो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो फिक्स रहता है। इट मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल, कि सेल आपस में अलग अलग कैसे रह पाते हैं, हर एक सेल की अपनी एक इंडिविजुअलिटी कैसे मेंटेन होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इट कीप्स द सेल कंटेंट्स इन प्लेस एंड प्रिवेंट देयर मिक्सिंग फ्रॉम द एक्सट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ग्रोथ में भी हेल्प करती है, जैसे कि सेल ग्रो कर रहा है, पहले सेल इतना सा था अब वो ग्रो कर गया। क्यों ग्रो कर गया, क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन ने भी क्या करा, सपोर्ट किया। सेल डिविजन में भी हेल्प करती है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में तो मदद करती है। सो दैट्स इट, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे बेटा अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।